हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोनू ऑनलाइन गुरु में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ समास, हिंदी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक समास। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है उसमें आप लोगों को समास के एक या दो प्रश्न जरूर देखने को मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को समास पहचानने का सबसे आसान ट्रिक बताने वाला हूँ। इस ट्रिक से आप लोग किसी भी वर्ड को देखते ही उसमें कौन सा समास है बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि समास होता क्या है। समास संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में समास संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा कारक चिन्हों का लोप होने पर उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, दया का सागर, इसका समासिक शब्द हो जाएगा दया सागर। अब हम लोग यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि समास के प्रकार कितने हैं। तो समास कितने प्रकार के होते हैं ये जानने के लिए मैं आप लोगों के पास यहाँ पर एक ट्रिक लेकर आया हूँ। ट्रिक क्या है हमारा? तो ट्रिक है द्वंद्व अब तक। ट्रिक देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से, ट्रिक है हमारा द्वंद्व अब तक। तो इस ट्रिक का अब हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो देखिए, द्व से हो जाएगा द्वंद्व समास, द से हो जाएगा द्विगु समास, और से हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ब से हो जाएगा बहुब्रीहि समास, त से हो जाएगा तत्पुरुष समास, और क से हो जाएगा कर्मधारय समास। तो देखिए इस ट्रिक में समास जितने भी प्रकार के होते हैं वो सभी समास आ गए हैं। तो टोटल समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर समास के सभी प्रकार को विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला समास यहाँ पर आ जाता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में पूर्व पद मतलब कि पहला पद और उत्तर पद मतलब कि दूसरा पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, तो द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, यहाँ पर और क्या है? और यहाँ पर संयोजक शब्द है। ठीक है, जब भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले कि पहला पद और दूसरा पद दोनों ही प्रधान समझ में आए और दोनों के बीच में आप लोगों को यहाँ पर संयोजक शब्द और देखने को मिले, तो आप लोगों को समझ जाना है कि वो क्या है? द्वंद्व समास है। अब द्वंद्व समास का हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख। आप लोगों को द्वंद्व समास पहचानने के लिए दो बातें ध्यान रखना है। एक तो आप लोगों को यहाँ पर ये चिन्ह देख लेना है, ये डैश वाला चिन्ह रहता है, और उसको जब आप लोग विग्रह करेंगे तो और आएगा बीच में। ठीक है, यहाँ पर संयोजक शब्द और आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, या फिर जब आप लोग वर्ड निकालेंगे उसका विग्रह करेंगे तो और शब्द आएगा। तो इससे आप लोगों को पहचान लेना है कि क्या है, उसमें द्वंद्व समास है। अब देखिए, कभी कभी एग्जाम में ऐसे वर्ड दे देता है जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो द्वंद्व समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि वर्ड को विग्रह करने पर, और वर्ड को विग्रह करने पर यदि बीच में और आए, य आए, या फिर एवं आए, या फिर एवं आए, तो आपको समझ जाना है कि उसमें क्या है, उसमें द्वंद्व समास है। अब देखिए, कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए समास का जो है कि ऐसा वर्ड दे देता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम में दे दिया था धर्माधर्म। धर्माधर्म में कौन सा समास है? तो धर्माधर्म देखते ही बच्चे कंफ्यूज होंगे, अरे धर्माधर्म क्या होता है, इसमें कौन सा समास है, बहुत कंफ्यूज हो गए। लेकिन धर्माधर्म का जब आप लोग विग्रह करेंगे तो आएगा क्या? धर्म, धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म। ठीक है, धर्म और अधर्म हो जाएगा यहाँ पर धर्माधर्म का विग्रह। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड एक और आया था पापा पाप। पापा पाप में कौन सा समास है? तो पापा पाप में क्या हो जाएगा? पाप अपाप, ऐसे विग्रह करेंगे तो पाप अपाप हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये आपका द्वंद्व समास हो गया। एक और वर्ड आया था जैसे कि लाभालाभ, दे दिया था लाभालाभ, लाभालाभ। तो इन वर्डों को भी आपको ध्यान रखना है
जब भी आप लोगों को ऐसा वर्ड दिखे तो आप लोगों को समझ जाना है कि इसमें द्वंद्व समास है। जैसे लाभालाभ क्या हो गया, लाभ और अलाभ, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट समास। तो नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, मतलब कि पहला पद संख्यावाचक हो तो द्विगु समास कहलाएगा। जैसे कि नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह, त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, सतमंजिल, 7 मंजिलों का समूह, ठीक है। तो ये समास तो बहुत ही आसान है कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होगा वो द्विगु समास कहलाएगा। तो द्विगु समास पहचानना तो बहुत ही आसान है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तीसरा समास। तीसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप रहता है और परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। मतलब कि समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है तो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। और इन कारक चिन्हों के आधार पर ही तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से सब प्रकार देख लेते हैं तत्पुरुष समास का। तो देखिए सबसे पहला है यहाँ पर कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है, को शब्द का लोप होता है। तो को कारक चिन्ह का जहाँ लोप होगा आप लोगों को समझ जाना है कि कर्म तत्पुरुष है। लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि कौन सा जो है इसमें समास है, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाता है ज़्यादातर। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। मतदाता, मत को देने वाला, गिरह कट, गिरह को काटने वाला, बीच में यहाँ पर को कारक चिन्ह आ गया तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, कर्म तत्पुरुष है। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में क्या होगा, जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे कि जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, मुँह मांगा, मुँह से मांगा, गुणहीन, गुण से हीन, मतलब कि यहाँ पर से कारक चिन्ह आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष। नेक्स्ट है यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष। जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे कि हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। तो यहाँ पर जो के लिए आया है, यहाँ पर जो के लिए शब्द आया है, के लिए शब्द, ये क्या है, ये आपका संप्रदान कारक चिन्ह है। तो जहाँ भी आप लोगों को के लिए संप्रदान कारक चिन्ह दिखे तो आप लोगों को समझ जाना है कि ये क्या है, संप्रदान तत्पुरुष समास है, ठीक है। और ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है कि ये कौन सा समास है, तो वहाँ पर आप लोगों को समझ लेना है कि ये तत्पुरुष समास है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है कि जहाँ अपादान कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे कि धनहीन, धन से हीन, भयभीत, भय से भीत, जन्माधय, जन्माधन, जन्मांध, जन्म से अंधा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी से आ रहा है कारक चिन्ह, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे संबंध तत्पुरुष। जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे कि प्रेम सागर, प्रेम का सागर, दिनचर्या, दिन की चर्या, भारत रत्न, भारत का रत्न। तो इसमें का, की, का जो आ रहा है ये कारक चिन्ह है। तो जहाँ भी आप लोगों को बीच में का, की, का कारक चिन्ह दिखे तो आपको समझ जाना है कि ये संबंध तत्पुरुष है, ठीक है। वर्ड को जब आप लोग विग्रह करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर, यहाँ पर का कारक चिन्ह आएगा, ठीक है। तो इससे आप लोगों को समझ जाना है कि ये तत्पुरुष समास है, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष। जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है कि जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो उसे हम लोग अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। अधिकरण कारक चिन्ह क्या होता है कि नीति निपुण, नीति में निपुण, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, घुड़ सवार, घोड़े पर सवार। तो यहाँ पर कारक चिन्ह क्या आया, कारक चिन्ह हमें देखने को मिला में और पर, में और पर दो कारक चिन्ह देखने को मिले। तो यहाँ पर क्या हो गया, अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। अब इतना तत्पुरुष समास जो है इतना लंबा हो गया, तो इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि समास को विग्रह करने पर
कारक चिन्ह का लोप हो जाता है उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि का कारक चिन्ह कौन कौन से हैं आप लोग ध्यान रखिएगा। का हो गया, की हो गया, और जो है कि के लिए हो गया। ये सभी कारक चिन्ह यहाँ पर तत्पुरुष समास के प्रकार में मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो आप लोगों को बस ये कारक चिन्ह याद रखना है, का, की, के लिए। उसके बाद यहाँ पर और भी हैं, जैसे कि में आया था, में, पर, और क्या आया था, और मैंने ऊपर बताया से इत्यादि। जो भी कारक चिन्ह आ जाए, यदि ये कारक चिन्ह शब्द को विग्रह करने पर आए तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो आप लोग आसानी से अब तत्पुरुष समास समझ गए होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से हो, कर्मधारय समास कहलाता है। जिसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे देखिए कर्मधारय समास में क्या होता है कि इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से होता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें भी उत्तर पद ही प्रधान होता है, मतलब कि दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग अब एग्जाम्पल देखेंगे। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मिर्च की विशेषता बता रहा है कि मिर्च क्या है, काली है। तो जब भी आप लोगों को वहाँ पर विशेषण देखने को मिले, किसी चीज़ की विशेषता बताने की बात हो, तो वहाँ पर आपको समझ जाना है कि वो क्या है, कर्मधारय समास है। जैसे कि नील कमल, नीला है जो कमल। पीताम्बर, पीत मतलब कि पीला है जो अंबर। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। सद्गुण, सद है जो गुण। मतलब कि जब भी आपको किसी वर्ड की विशेषता बताने की बात हो, तो वहाँ पर समझ जाना है आपको कि वो क्या है, कर्मधारय समास है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। जैसे यथा स्थान, स्थान के अनुसार। आजीवन, जीवन भर। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। यथा समय, समय के अनुसार। अब हम लोग यहाँ पर अव्ययी भाव समास को कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब उपसर्ग आप लोग कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, उपसर्ग होता है यथा। यथा ये आप लोगों को क्या होगा, शब्द के आगे लगा हुआ देखने को मिल जाएगा। शब्द के जो आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब आ, तो ये वर्ड को आप लोग ध्यान रखिएगा। आ, अनु, शब्द के आगे आप लोगों को ये वर्ड देखने को मिलेगा। ये सब क्या है, उपसर्ग हैं। अनु, और हो गया नीर, हो गया नीर, हो गया यथा, आ, अनु, नीर। और यहाँ पर और भी वर्ड हैं, जैसे कि प्र लगा हुआ हो शब्द के आगे, प्रति लगा हुआ हो शब्द के आगे, तो आप लोगों को समझ जाना है कि वो क्या है, वो अव्ययी भाव समास है। मतलब कि अव्ययी भाव समास को ध्यान रखने का सबसे आसान ट्रिक है कि जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, यथा स्थान में यथा जो है उपसर्ग लगा है। आजीवन में आ उपसर्ग है। प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है। और यथा समय में क्या है, यथा उपसर्ग है। यथा स्थान मतलब स्थान के अनुसार। ठीक है, आप लोग समझ गए अच्छे से। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद, पहला पद और दूसरा पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। अब इसका हम लोग उदाहरण देखेंगे तो आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। जैसे कि गजानन, गज का आनन है जिसका, अर्थात गणेश। तो देखिए यहाँ पर गजानन, इसका क्या मतलब है, गज का आनन है जिसका, मतलब कि हाथी के समान जिसका सिर है। अब तीसरा पद वो क्या हो गया, तीसरा पद क्या हो गया, अन्य पद हो गया गणेश, मतलब कि यहाँ पर गणेश जी की बात हो रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, किसके तीन नेत्र हैं, अर्थात शंकर भगवान शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। दशानन, 10 है आनंद जिसके, रावण। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, विष्णु। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात
विष्णु। मतलब कि यहाँ पर बहुब्रीहि समास में क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आप लोग डेफिनेशन देखिएगा एक बार फिर से कि बहुब्रीहि समास क्या होता है कि जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। जैसे कि गजानन, गज का आनन है जिसका, अर्थात जो तीसरा पद है, अन्य पद यहाँ पर क्या हो जाएगा, गणेश। यहाँ पर गणेश जी की बात हो रही है, तो हमको यहाँ पर समझ जाना है कि वो क्या है, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सभी समास को आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी और रोचक जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।